नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा के लिए हम जब भी कोई प्रयास करते हैं यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, जब ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको कोई व्यक्ति जान से ही मार देगा या फिर कोई ऐसी दुर्घटना कारित कर देगा कि यदि हमने अपना डिफेंस नहीं लिया, अपना बचाव नहीं लिया, अपने हाथ पैर नहीं चलाए, तो हम या तो मर जाएंगे या फिर अपाहिज हो जाएंगे या कोई भी ऐसी बड़ी क्षति हमारे साथ हो जाएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उस टाइम। तो दोस्तों, ऐसे समय में हमने जो अपने बचाव के लिए जो भी रास्ता अपनाया, यानी कि अगर उसके लिए हमें सामने वाले को मारना पड़ा, छीना झपटी करनी पड़ी, या फिर हो सकता है हमको जो हाथ में आया हमने उसको उससे मार दिया, या फिर ऐसी कोई धारदार वस्तु का भी इस्तेमाल हमको करना पड़ गया कि जहाँ पे अगर हम सामने वाले को मारते नहीं तो हम स्वयं मर जाते, यानी कि अगर हम सामने वाले को जान से नहीं मारते तो वो हमें जान से मार देता। ऐसी भी परिस्थिति सेल्फ डिफेंस के समय बन सकती है। तो दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको उसके लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ऐसे मामले में आपको आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस का लाभ मिलेगा और इस वजह से आपको कोर्ट से बिना सजा किए बाइज्जत बरी किया जाएगा। लेकिन ऐसे जो लाभ हैं यानी कि सेल्फ डिफेंस का जो लाभ है वो आपको किस कंडीशन में मिल पाएगा, वही आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से लेकर 44 तक में ये विस्तार से लिखा हुआ है कि कब हम आत्मरक्षा के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमको किस तरीके से बचाव मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रावधान में धारा 38 के अंदर मृत्यु तक कारित करने का भी प्रावधान है, यानी कि अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हमको सामने वाले की मृत्यु भी करनी पड़ गई तो भी हम वो कर सकते हैं और उसका बचाव हमें मिलेगा और कोर्ट हमको उसी बेस के आधार पर बरी करेगी। लेकिन अब ये तय कैसे किया जाएगा कि हमको उसकी मृत्यु कब कर देनी चाहिए थी और कब नहीं कर देनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इसके लिए कोई पहले से सोचा हुआ प्लान नहीं होता है। ये घटना के ऊपर निर्भर करता है कि किस वक्त क्या घटना हुई और उस घटना में हमको अपने आप को बचाने के लिए क्या सहारा लेना पड़ा, क्या बल का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमको अचानक आ गया और उसने हमारे ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, लात मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सामने वाला सिर्फ हमको लात और थप्पड़ मार रहा है, यानी कि सिर्फ हाथापाई कर रहा है। तो आपको भी अपने बचाव में वहां पे थप्पड़, लात या फिर हो सकता है आपके हाथ में कोई लाठी वगैरह आ जाए तो उसका ही इस्तेमाल करना है। यानी कि आपका जो डिफेंस होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए कि जितना उस परिस्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सामने वाले ने सिर्फ आपको थप्पड़ मारा और आप बदले में उसको गोली मार दोगे या चाकू मार दोगे, मार ही डालोगे उसको। ये नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां आपको सेल्फ डिफेंस का लाभ दे रही हैं, लेकिन उस आधार पर दे रही है कि वहां आपको कितने बल प्रयोग करने की आवश्यकता थी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसी धारदार वस्तु साथ में लेकर आया है, जैसे कि चाकू लाया है, जो कि आपको अगर वो मार देगा तो आपकी जान चली जाएगी, या उसके हाथ में बंदूक है और वो अगर आपको गोली मार देगा तो आपकी जान चली जाएगी, या फिर उसके पास एसिड है जो वो आपके ऊपर डाल देगा तो आपका शरीर नष्ट हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज जब सामने वाला खुद से आगे रह के करता है हमारे साथ, कि जिसमें हमको पूरा अंदेशा हो जाता है कि अगर ये वो करने में सफल हो गया तो हमारी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी, यहाँ इन परिस्थितियों में आप सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा करना पड़ा अपने बचाव के लिए तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि मान लीजिए आपके द्वारा ऐसा हो भी गया, अब आप ये नहीं हो सकता है कि आप चुपचाप घर जाके बैठ गए, क्योंकि आपको पता है कि आपने तो अपने बचाव में ये सब किया है, यानी कि मृत्यु जो आपने की है या गंभीर चोट जो कारित कर दी सामने वाले को। तो अब हमको पता है कि हमने अपने बचाव में किया, लेकिन कानून को तो ये बात नहीं मालूम ना। तो आपको घर नहीं जाना है, आपको भी तब भी आपको थाने जाना है, तब भी आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है पुलिस में जाके, और आपको पुलिस में बताना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ, इस व्यक्ति ने किया।
और हमको अपने बचाव में उसको मारना पड़ा या फिर उसको ऐसी क्षति पहुंचानी पड़ी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में है। क्योंकि अगर आप थाने नहीं भी जाएंगे तो जिस व्यक्ति को आपने चोट पहुंचाई है या जिस व्यक्ति को आपने मार डाला है, तो अगर वो व्यक्ति जिंदा कंडीशन में है तो या तो वो खुद ही थाने जाएगा आपके खिलाफ एफआईआर करने, और अगर वो मर गया है तो उसके परिवार से तो कोई ना कोई जाएगा ही आपके खिलाफ एफआईआर करने। तो उसके एफआईआर होने से पहले आप अगर अपनी एफआईआर कर देते हैं, आप अपने तरफ से खुद ही जाके सरेंडर हो जाते हैं थाने में कि साहब ऐसा ऐसा हमारे द्वारा हो गया है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए हमने ऐसा किया है, तो इन बातों का आपको लाभ कहाँ मिलेगा? जब कोर्ट में वो प्रक्रिया चलेगी, जब आपके द्वारा दिया गया ऐसा बयान, आपके द्वारा की गई ऐसी एफआईआर कोर्ट में तब आपको काम आएगी, और उस ही आधार पर आपको सेल्फ डिफेंस का लाभ मिल जाएगा और आप उस आधार पर बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसी ही और उपयोगी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है इंडियन लीगल जानकारी। धन्यवाद।